यूरोप एक पल में नहीं ढहा। यह धीरे धीरे सड़ा। एक हमला, एक विश्वासघात, एक एक करके खत्म होते मूल्य। आधुनिक दुनिया का जो सबसे सुरक्षित, सबसे सभ्य और सबसे सुसंगत हिस्सा हुआ करता था, वह अब बिखर रहा है। लूटपाट, बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न, सड़कों पर चाकूबाजी और आतंकवादी हमले, जिनकी अब शायद ही कभी सुर्खियां बनती हैं, क्योंकि वे अब सामान्य हो गए हैं। ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये एक सभ्यतागत दरार है। दशकों तक यूरोप एक आपसी भरोसे वाला समाज था। हर कोने पर पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोग एक ही कानूनों पर विश्वास करते थे, एक ही मूल्यों पर जीते थे और एक ही नियमों का पालन करते थे। लेकिन वह भरोसा अब खत्म हो गया है, क्योंकि यूरोप पर सिर्फ अपराध ने हमला नहीं किया था, उस पर एक और व्यवस्था ने हमला किया। एक ऐसी व्यवस्था जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष कानून या सांस्कृतिक समझौते में विश्वास नहीं करती। एक ऐसी जो अपने साथ अपने कानून, अपनी सत्ता, अपना सभ्यतागत तर्क लाई और ढलने से इनकार कर दिया। और जब एकीकरण विफल होता है तो पहचान लौट आती है, झंडों या नारों के रूप में नहीं, बल्कि वृत्ति के रूप में, राष्ट्रवाद के रूप में, एक सोए हुए विशालकाय के रूप में जो जाग रहा है। और अब यूरोप के लिए हिसाब चुकाने का समय शुरू हो गया है। यह समझने के लिए कि अभी क्या हो रहा है और यह क्यों तेजी से बढ़ रहा है, हमें यह समझना होगा कि यूरोप बिखरने से पहले वास्तव में क्या था। 1945 के बाद यूरोप ने खुद से एक वादा किया, फिर कभी नहीं। राष्ट्रवाद ने पड़ोसियों को हथियारों में बदल दिया था। इसने शहरों को तबाह कर दिया था और पूरी आबादी को मिटा दिया था। इसलिए यूरोप ने कुछ ऐसा किया जो अभूतपूर्व था। उसने राष्ट्र के विचार को ही खत्म करने की कोशिश की। युद्ध के कच्चे माल, स्टील और कोयले को साझा निगरानी में रखा गया। सीमाएं नरम पड़ गईं। कल्याणकारी प्रणालियों का विस्तार हुआ। अदालतें स्वतंत्र हो गईं। और दशकों के दौरान यह प्रयोग यूरोपीय संघ बन गया, संधियों का एक ढांचा जिसे प्रतिद्वंद्विता को आपसी निर्भरता से बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। और कुछ समय के लिए यह काम भी किया। इसलिए नहीं कि यूरोपीय लोग असाधारण रूप से नैतिक थे, बल्कि इसलिए कि यह व्यवस्था सुसंगत थी। लोग कानून, सत्ता और सार्वजनिक व्यवहार के बारे में बुनियादी धारणाएं साझा करते थे। आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के कतार में खड़े हो सकते थे, बिना निगरानी के टैक्स चुका सकते थे, रात में बिना पीछे मुड़े घर जा सकते थे। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये सांस्कृतिक आदतें थीं, अजनबियों के बीच अदृश्य समझौते जो एक दूसरे पर सिर्फ इसलिए भरोसा करते थे क्योंकि वे एक ही नियम कायदों से जीते थे। वह भरोसा ही सबसे मूल्यवान चीज थी जिसे यूरोप ने कभी बनाया था। अपनी अर्थव्यवस्थाओं, अपनी सेनाओं, अपनी संस्थाओं को मिलाकर भी उससे कहीं अधिक मूल्यवान। और ठीक वही चीज नष्ट हो रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग जिस बात को नहीं समझते वह यह है, आपसी भरोसे वाले समाज बेहद नाजुक होते हैं। वे तभी काम करते हैं जब ज्यादातर लोग एक ही बुनियादी सिद्धांतों को साझा करते हों। जिस क्षण लोगों का एक महत्वपूर्ण समूह एक ही नियमों का पालन करना बंद कर देता है, पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। और जिसने यूरोप की व्यवस्था को तोड़ा, वह न तो कोई युद्ध था, न ही कोई आर्थिक संकट, न ही कोई बाहरी हमला। यह एक आमंत्रण था। 1950 और 1960 के दशक में पश्चिमी यूरोप को श्रमिकों की जरूरत थी। कारखाने इतनी तेजी से फैल रहे थे कि स्थानीय आबादी उन्हें भरने में अक्षम थी, इसलिए सरकारें विदेशों में भर्ती करने गईं। पश्चिम जर्मनी ने 1961 में तुर्की के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। फ्रांस ने उत्तरी अफ्रीका से श्रमिकों को आकर्षित किया, जिसे फ्रांसीसी शासन के लंबे औपनिवेशिक इतिहास ने आकार दिया था। ब्रिटेन ने दक्षिण एशिया और उससे आगे के लिए रास्ते खोले। नीदरलैंड ने इंडोनेशिया और सूरीनाम में अपनी पूर्व उपनिवेशों से संबंध स्थापित किए। हर रास्ते का अपना इतिहास था, लेकिन पैटर्न एक ही था। पुराने शाही संबंध नए मानव गलियारे बन गए और उन्होंने इन श्रमिकों को एक नाम दिया, गैस्टारबाइटर, यानी अतिथि श्रमिक। इस शब्द पर एक पल के लिए विचार करें। यह धारणा व्याकरण में ही निहित थी कि एक अतिथि चला जाता है। एक अतिथि घर का हिस्सा नहीं बनता, एक अतिथि फर्नीचर नहीं बदलता, घर के नियम फिर से नहीं लिखता या अपनी कानूनी व्यवस्था नहीं लाता। लेकिन ये अतिथि कभी गए ही नहीं, और किसी ने इस बात की योजना नहीं बनाई थी कि जब वे नहीं जाएंगे तो क्या होगा। निवास परिवार के पुनर्मिलन में बदल गया। बच्चे मेजबान देश की भाषा अपने दादा दादी से बेहतर बोलते हुए पैदा हुए।
श्रम प्रवाह के रूप में शुरू हुए समुदाय स्थायी जनसांख्यिकीय परिवर्तन की तरह दिखने लगे, और किसी ने जनता से यह नहीं पूछा कि क्या वे इसके लिए तैयार थे। यूरोप ने इस्लाम को किसी अमूर्त विचारधारा के रूप में आमंत्रित नहीं किया था। उसने श्रमिकों, छात्रों, जीवन साथियों, शरणार्थियों और पूर्व औपनिवेशिक विषयों को आमंत्रित किया था। इस्लाम इसलिए आया क्योंकि मुसलमान आए, और जब बसावट स्थायी हो गई तो एक निजी विश्वास एक सार्वजनिक उपस्थिति बन गया। मस्जिदें बन गईं, हलाल बाजार खुले, धार्मिक छुट्टियां और रीति रिवाज पूरे शहरी मोहल्लों के कैलेंडर में शामिल हो गए। जो अदृश्य था वह अब नजरअंदाज करने योग्य नहीं रहा, और यूरोपीय राज्य जो सदियों पुरानी चर्च राज्य व्यवस्थाओं के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रबंधन करने के आदी थे, अचानक एक ऐसे सवाल का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी तैयारी नहीं की थी। क्या होता है जब एक धर्मनिरपेक्ष कानूनी व्यवस्था एक ऐसे धर्म से मिलती है जिसे उसके कई अनुयायी सिर्फ पूजा के रूप में नहीं बल्कि जीवन की एक पूर्ण प्रणाली के रूप में अनुभव करते हैं, जिसमें कानून, नैतिकता, समुदाय, सत्ता सब कुछ एक साथ समाहित हो? उस सवाल के जवाब होने चाहिए थे। यूरोप के पास मॉडल थे। फ्रांस में लाइसीते थी, कठोर गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता। सार्वजनिक क्षेत्र को तटस्थ होना चाहिए था। नागरिक राज्य के सामने व्यक्तियों के रूप में उपस्थित होते हैं, न कि किसी धार्मिक समूह के सदस्य के रूप में। ब्रिटेन और नीदरलैंड ने इसके विपरीत कोशिश की, बहुसंस्कृतिवाद। अंतर को सिर्फ सहन नहीं किया गया बल्कि संस्थागत रूप से मान्यता दी गई। समुदाय राष्ट्रीय जीवन में भाग लेते हुए अपनी अलग पहचान बनाए रख सकते थे। जर्मनी इस बीच दशकों तक एक स्पष्ट विरोधाभास के साथ रहा। लाखों लोगों की मेजबानी करते हुए गंभीरता से यह जोर देकर कहता रहा कि वह अप्रवासन का देश नहीं है। 3 अलग अलग दर्शन, 3 अलग अलग दांव, तीनों हार गए। जहां एकीकरण ने काम किया वह सामान्य लगा। लोगों ने भाषा सीखी, काम ढूंढा, स्थानीय मानदंडों का पालन किया, बिना यह मांग किए कि उनका धर्म दूसरों पर शासन करे, अपने विश्वास का अभ्यास किया। लेकिन जहां एकीकरण विफल रहा और यह महाद्वीप की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त स्थानों पर विफल रहा, वहां कुछ गहरा जड़ पकड़ने लगा। बेरोजगारी ने पड़ोस के अलगाव को मजबूत किया। कुछ जिले सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से अपने आसपास के समाज से अलग थलग पड़ गए। एक अप्रवासी पृष्ठभूमि अब सिर्फ एक जीवनी नहीं रही, यह एक विरासत में मिली सामाजिक स्थिति बन गई, जो एक उपनाम की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यूरोप के अपने डेटा ने इसकी पुष्टि की। यूरोपीय संघ की मौलिक अधिकार एजेंसी के सर्वेक्षणों से पता चला कि कई मुसलमानों को नौकरी, आवास और दैनिक बातचीत में भेदभाव का सामना करना पड़ा। दृश्यमान धार्मिक चिन्हों पर सामाजिक दंड लगे। एकीकरण, जैसा कि पता चला, सिर्फ नवागंतुकों पर थोपा गया एक परीक्षण नहीं है, यह मेजबान समाज पर थोपा गया एक परीक्षण है। क्या आप अपने समानता के सिद्धांतों को लगातार लागू कर सकते हैं जब नवागंतुक अलग दिखते हों, अलग तरीके से प्रार्थना करते हों और उन मोहल्लों में रहते हों जहां आपने कभी पैर नहीं रखा? बहुत से स्थानों पर जवाब नहीं था, और जब एक समाज उस परीक्षण में विफल रहता है तो दोनों पक्षों में पहचान कठोर हो जाती है। बहुसंख्यक एक स्थायी उन्हें देखना शुरू कर देते हैं, अल्पसंख्यक एक स्थायी हमें बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ के लिए इस्लाम सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि अपनापन बन गया। एक ऐसे समाज में एक स्थिर पहचान जिसने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। एक छोटे लेकिन कहीं अधिक खतरनाक समूह के लिए इस्लामवाद धार्मिक सत्ता के तहत समाज को पुनर्गठित करने की राजनीतिक परियोजना ने कुछ और भी शक्तिशाली चीज पेश की, टकराव की विचारधारा। अब इस्लाम, एक विश्व धर्म जिसमें व्यापक आंतरिक विविधता है, को इस्लामवाद एक राजनीतिक आंदोलन से अलग करना महत्वपूर्ण है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में वह अलगाव बार बार टूटता रहा। चरमपंथी प्रतीक बन गया, प्रतीक कहानी बन गया और कहानी नीति बन गई। लेकिन एक पल के लिए भी यह न सोचें कि यह सिर्फ यूरोपीय विफलता की कहानी है, क्योंकि आगे जो हुआ वह भेदभाव से भी कहीं ज्यादा गहरा घाव दे गया। यूरोप के मूल राजनीतिक मूल्य किसी पोस्टर पर लिखे नारे नहीं हैं, वे संहिताकृत हैं संविधानों में, मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन में, यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकार चार्टर में। अंतरात्मा की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता,
बिना किसी डर के बोलने, प्रकाशित करने और असहमति व्यक्त करने का अधिकार। ये दस्तावेज एक ही गैर परक्राम्य धारणा पर आधारित है कि कानून इंसानों द्वारा राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं, भगवान द्वारा प्रकट नहीं होते और धार्मिक सत्ता द्वारा लागू नहीं किए जाते। वह धारणा रूढ़िवादी धार्मिक मानदंडों से सीधे टकराई और यह टकराव लगातार तेज होता गया। हिजाब पर बहस कपड़ों के बारे में नहीं थी। वे इस बात पर बहसें थीं कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र को धर्म द्वारा स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक दरार बन गई, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के कुछ हिस्सों में ईश्वर निंदा सिर्फ आपत्तिजनक नहीं है, यह एक अपराध है। जब व्यंग्य और कार्टूनों पर विवाद छिड़े तो यूरोपीय लोगों ने इसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार पर हमला माना। कई कट्टर मुसलमानों ने इसे पवित्र पर हमला समझा। दोनों पक्षों को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ और दोनों में से कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं था। लिंग समानता सबसे विस्फोटक सीमा बन गई। यूरोपीय सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्वायत्तता को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा, रोजगार, विवाह और यौनता में सम्मान संहिताएं और पितृसत्तात्मक प्रथाएं, जिनकी कभी कभी धार्मिक भाषा में वकालत की जाती थी, इन मान्यताओं से सीधे टकरा गईं। भले ही ऐसी प्रथाएं केवल अल्पसंख्यक वर्ग में प्रचलित थीं, उनका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा था, क्योंकि वे उदारवादी यूरोप की सबसे संवेदनशील राजनीतिक नस को छूती थीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता। और यही तनाव असंतुलित हो गया, क्योंकि इस्लाम केवल धर्म को यूरोपीय सार्वजनिक जीवन में नहीं लाया था। अपनी सबसे रूढ़िवादी व्याख्याओं में यह समाज के संगठन के एक प्रतिस्पर्धी विचार को भी लाया, एक ऐसा विचार जहां व्यक्ति यूरोपीय दर्शन द्वारा परिभाषित तरीके से संप्रभु नहीं है, जहां कानून हमेशा धर्मनिरपेक्ष नहीं होता और जहां धर्म और शासन हमेशा अलग नहीं होते। अधिकांश यूरोपीय मुसलमानों के लिए यह इस्लाम का वह संस्करण नहीं था जिसका वे अभ्यास करते थे, लेकिन एक प्रतिस्पर्धी सभ्यतागत तर्क की धारणा जिसे मीडिया ने बढ़ाया, राजनेताओं ने भुनाया और हर असफल एकीकरण की खबर ने पुष्ट किया, राजनीतिक रूप से बेकाबू हो गई। और तभी यूरोपीय लोगों ने कुछ ऐसा सीखा जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। एक उदार व्यवस्था लगभग हर चीज को सहन कर सकती है, लगभग, लेकिन वह एक प्रतिद्वंद्वी नैतिक व्यवस्था को सहन नहीं कर सकती जो अंदर से नियमों को फिर से लिखना चाहती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सिर्फ यूरोप के मूल्यों को चुनौती नहीं दी, इसने कुछ ऐसा तोड़ दिया जिसे कभी पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। निर्णायक दरार असहमति नहीं थी, यह रक्तपात था। 1990 के दशक के मध्य से यूरोप को बढ़ते जिहादी खतरे का सामना करना पड़ा। कुछ साजिशें विदेशी नेटवर्कों और प्रशिक्षण शिविरों से जुड़ी थीं, अन्य घरेलू थीं। यूरोपीय शहरों के भीतर, यूरोपीय भाषाओं में यूरोपीय नागरिकों को निशाना बनाकर कट्टरपंथी बनाई गईं। साल दर साल यूरोपोल की आतंकवाद स्थिति और प्रवृत्ति रिपोर्टों ने पूरे महाद्वीप में जिहादी हिंसा के बने रहने को ट्रैक किया। यूरोप ने कई विचारधाराओं से राजनीतिक हिंसा झेली है, अलगाववादी आतंकवाद, धुर दक्षिणपंथी गोलीबारी, क्रांतिकारी बम विस्फोट। लेकिन जिहादी आतंकवाद का एक अद्वितीय मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। इसकी विचारधारा ने स्वयं यूरोप को एक शत्रु सभ्यता के रूप में चित्रित किया, और इसके लक्ष्य सैन्य प्रतिष्ठान या सरकारी इमारतें नहीं थे। वे आम लोग थे जो सामान्य काम कर रहे थे, काम पर ट्रेन से जा रहे थे, क्रिसमस बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, एक संगीत समारोह देख रहे थे, रात का खाना खा रहे थे। अधिकांश मुसलमानों ने इनमें से किसी का भी समर्थन नहीं किया। कई स्वयं आतंकवाद के शिकार थे, कई ने पुलिस और खुफिया सेवाओं के साथ सहयोग किया। लेकिन यहां मानव मनोविज्ञान की क्रूर सच्चाई है, जनमानस हिंसा को सांख्यिकीय रूप से संसाधित नहीं करता, यह इसे प्रतीकात्मक रूप से संसाधित करता है। हमलावरों की एक छोटी संख्या पूरे महाद्वीप के लाखों लोगों के प्रति नजरिए को स्थायी रूप से बदल सकती है। एक बम विस्फोट सार्वजनिक कल्पना में दशकों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को फिर से लिख देता है। क्रिसमस बाजार में एक चाकूबाजी सफल एकीकरण की हजारों कहानियों को मिटा देती है, और एक बार ऐसा होने पर विश्वास धीरे धीरे खत्म नहीं होता, वह ढह जाता है। सुरक्षा सेवाओं ने नए कानूनों, विस्तारित निगरानी और सीमा पार समन्वय के साथ जवाब दिया, लेकिन हर नए हमले ने सिर्फ जान नहीं ली, इसने भावनात्मक माहौल को बदल दिया।
आप्रवासन को एक आर्थिक या मानवीय प्रश्न के रूप में देखना बंद कर दिया गया। ये एक सुरक्षा खतरा बन गया। धार्मिक अंतर्बहुलवाद जैसा महसूस होना बंद हो गया। ये खतरे जैसा लगने लगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वह एक निर्णायक मोड़ था, तो इसके बाद जो हुआ उसने उससे पहले की हर चीज को एक चेतावनी जैसा बना दिया। 2015 ने केवल यूरोप की प्रणालियों का परीक्षण नहीं किया, इसने उन्हें ध्वस्त कर दिया। सीरिया, इराक और पूरे मध्य पूर्व के युद्धों ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया था। तस्करी के नेटवर्क भूमध्य सागर के पार नावों में लोगों को ले जा रहे थे और एक ही साल में 10 लाख से अधिक शरणार्थी और प्रवासी समुद्र के रास्ते यूरोप पहुंचे। यह आधुनिक यूरोपीय इतिहास में अभूतपूर्व आवाजाही थी। यूरोपीय संघ, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में शरण आवेदनों की संख्या बढ़कर लगभग 103 मिलियन हो गई। अगले साल भी यह गति मुश्किल से धीमी हुई। यह सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, यह एक प्रशासनिक प्रलय था। शरण प्रणालियां दबाव में ढह गईं, सीमा नियंत्रण रातों रात बिखर गए। यूरोपीय राज्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए। इस बात पर कड़वाहट से लड़ते रहे कि कौन किसे पंजीकृत करेगा, आश्रय देगा, स्थानांतरित करेगा और निर्वासित करेगा। यूरोपीय संघ ने दशकों तक सीमाओं को अप्रासंगिक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन शरणार्थी संकट ने सीमाओं को फिर से राजनीतिक रूप से वास्तविक बना दिया। इसने यूरोपीय लोगों को कुछ ऐसा याद दिलाया जिसे उनके नेताओं ने उन्हें भुलाने की कोशिश की थी। संप्रभुता कोई पुरानी अवधारणा नहीं है। यह तय करने की क्षमता है कि आपके देश में कौन प्रवेश करता है, कौन रहता है और किन शर्तों पर। और जब राज्य ऐसा करने में असमर्थ प्रतीत होता है तो संस्थानों पर विश्वास केवल घटता नहीं, वह गर्त में चला जाता है। फिर वह क्षण आया जो यूरोप की सामूहिक स्मृति में अंकित हो गया। नए साल की पूर्व संध्या 2015, कोलोन, जर्मनी। शहर के केंद्र में समन्वित हमलों में सैकड़ों महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया। हैम्बर्ग, स्टटगार्ट और देश भर के शहरों में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आईं। आधिकारिक जांचों में पुलिस की विफलताएं, अपराधों का पैमाना, अभियोजन की कठिनाइयां देखी गईं, लेकिन सार्वजनिक स्मृति में यह घटना एक ही विनाशकारी सबक में बदल गई। राज्य ने नियंत्रण खो दिया था। वह सबक सरल था, लेकिन राजनीति हमेशा सरलीकृत सबकों पर चलती है। शरणार्थी संकट ने एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की जो आज भी सक्रिय है। इसने इस्लाम की दृश्यता पर हर बहस को तेज कर दिया। इसने एकीकरण के इर्द गिर्द हर तनाव को बढ़ाया। इसने हर सुरक्षा डर को तेज कर दिया, हर राष्ट्रवादी तर्क को अधिक प्रेरक बना दिया। और इसने लोक लुभावन आंदोलनों को एक ऐसा शक्तिशाली कथानक दिया जिसने पूरे महाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया। अभिजातों ने द्वार खोले, जनता इसका मूल्य चुकाएगी, और उन्होंने चुकाया भी, डर से नहीं बल्कि मतदान पेटी में। क्योंकि पिछले 2 सालों में पूरे यूरोप में जो हुआ है वह कोई प्रवृत्ति नहीं है, यह एक भूगर्भीय परिवर्तन है। जर्मनी के फरवरी 2025 के संघीय चुनाव में अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AfD ने अपने मतों का प्रतिशत दोगुना कर लगभग 21% कर लिया। एक ऐसी पार्टी जिसे जर्मन खुफिया ने एक पुष्ट धुर दक्षिणपंथी चरमपंथी आंदोलन के रूप में वर्गीकृत किया है, अब बुंडेस्टैग में दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। ऑस्ट्रिया में धुर दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी ने सितंबर 2024 के चुनाव में लगभग 29% मतों के साथ जीत हासिल की, जो उसके इतिहास का सबसे मजबूत परिणाम था। उसके नेता हर्बर्ट केकल को सरकार बनाने का काम सौंपा गया। उनकी पार्टी का घोषणा पत्र फोर्ट्रेस ऑस्ट्रिया, किलेनुमा ऑस्ट्रिया कहलाता है। यह अवांछित विदेशियों के पुनर्प्रवासन और आपातकालीन कानून के माध्यम से शरण को निलंबित करने की मांग करता है। फ्रांस में मरीन ले पेन की नेशनल रैली एक 142 सीटों के साथ संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इटली में जॉर्जिया मेलोनी, जिनकी पार्टी की वंशावली फांसीवाद पश्चात आंदोलनों से जुड़ी है, ने 2024 के यूरोपीय चुनावों में लगभग 30% मतों के साथ जीत हासिल करने के बाद सत्ता मजबूत की। पुर्तगाल में धुर दक्षिणपंथी चेगा पार्टी 2025 में 82% से अधिक पर पहुंच गई। नीदरलैंड में गियर्ट वाइल्डर्स, जिन्होंने खुले तौर पर कुरान पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, ने अपनी पार्टी को चुनावी जीत दिलाई और एक शासी गठबंधन में शामिल हुए। अब 7 यूरोपीय संघ सदस्य देशों में धुर दक्षिणपंथी दल सरकार में हैं या सत्तारूढ़ गठबंधनों का समर्थन कर रहे हैं।
2024 के यूरोपीय संसद चुनावों में 40 अलग-अलग धुर दक्षिणपंथी दलों ने सीटें जीतीं। कॉर्डन सैनिटेयर, युद्ध के बाद की राजनीतिक सुरक्षा दीवार, जिसे धुर दक्षिणपंथी को सत्ता से स्थायी रूप से बाहर रखने के लिए डिजाइन किया गया था, टूट गई है। और यह सिर्फ हाशिए पर नहीं है। यही बात इस क्षण को अभूतपूर्व बनाती है। यूरोपीय संघ स्वयं दक्षिणपंथी हो गया है। 2024 में इस गुट ने प्रवासन और शरण समझौते, पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड असाइलम के साथ अपने पूरे प्रवासन ढांचे में सुधार